हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 23 की, जिसमें धारा 511 दिया गया है जो बात करता है अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में। यानी कि यदि किसी अपराध के करने का प्रयत्न किया गया है और भारतीय दंड संहिता में वैसे प्रयत्न के लिए कहीं विशेष रूप से, कहीं स्पेसिफिक रूप से दंड का विधान नहीं किया गया है, दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू होती है। तो आइए देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 511 क्या बात करती है। इंडियन पेनल कोड हेडिंग 60 सेक्शन 511 यानी कि धारा 511 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। यानी कि धारा 511 बात करता है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। यानी कि जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए प्रयत्न करेगा जो या तो आजीवन कारावास से दंडनीय है या अन्य कारावास से दंडनीय है, तो उस दशा में उस अपराध के करने का प्रयत्न जो दंडित होगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के तहत होगा। There may be a crime where the whole of the act that was intended has not been committed। यानी कि प्रयत्न का मतलब ही यही होता है कि जो अपराधी के द्वारा सोचा गया है उसको अभी पूरा नहीं किया जा सका है, किंतु उस अपराध को करने के क्रम में कोई प्रयत्न किया जा रहा है। Liability begins only at a stage when the offender has done some act which not only manifest mens rea but goes some way towards carrying it out। यानी कि उस अपराध के करने के क्रम में उसने अपना कदम बढ़ा दिया है। An attempt to commit a crime is an act done with intent to commit that crime and forming part of a series of acts which would constitute its actual commission if it were not interrupted। यानी कि यदि अपराधी को रोका नहीं जाता, उसके अपराध करने के क्रम में कोई अड़चन नहीं आती, तब वह उस अपराध को पूरा कर देता, उस अपराध को कारित कर देता। तब जो है यदि किसी हस्तक्षेप या किसी अड़चन की वजह से उसने अपराध को पूरा नहीं कर पाया है, तब यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा उस अपराध प्रयत्न किया गया है। तो आइए समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 511। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 जो मेन हेडिंग है वह है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 की जो हेडिंग है वह है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए, यानी कि प्रयत्न करने के लिए दंड, ऐसे अपराधों को करने का प्रयत्न जो या तो आजीवन कारावास से दंडनीय है या कारावास से दंडनीय है। तो आइए देखा जाए कि यदि ऐसा कार्य किया जाता है, ऐसा प्रयत्न किया जाता है, तब उस अपराधी को क्या दंड दिया जाएगा। Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of either description provided for the offense for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or as the case may be one half of the longest term of the imprisonment provided for that offense or with such fine as provided for the offense or with both। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है भारतीय दंड संहिता में, वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित
किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति, यदि वैसा अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, तब उस दशा में जो आजीवन कारावास है उसका आधा उसे दंड दिया जाएगा। आजीवन कारावास फ्रैक्शन के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में कितना होता है, अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। अभी यह समझ लेते हैं कि अभी 511 में क्या दंड की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि यदि भिन्न में जो है कहीं दंड की गणना की जानी है, तब उस दशा में आजीवन कारावास को कितने वर्ष की सजा माना जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रयत्न करता है तब आजीवन कारावास से आधे तक की यानी कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है उसका आधा सजा उसको दिया जाएगा, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। यानी कि यदि वह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है तब आजीवन कारावास के आधे से दंडित किया जाएगा, या यदि अन्य कारावास से दंडनीय अपराध के कारित करने का वह प्रयत्न करता है तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम दंड निर्धारित होगा वह आधे से दंडित किया जाएगा, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 57 जो बात करता है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि आजीवन कारावास के विभिन्न की बात की गई कि यदि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का वह प्रयत्न करता है तब आजीवन कारावास के आधे से उसे दंडित किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो बात करता है ऐसे ही सीन की, ऐसी सिचुएशन की जहाँ कि आजीवन कारावास को भिन्न के रूप में गणना की जानी है, तब जो है धारा 57 हमको देखनी चाहिए। धारा 57 में लिखा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। यानी कि धारा 57 बात करता है कि यदि भिन्नों की गणना करनी है तब जो है आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष तक लगाया जाएगा। आइए अब समझते हैं essential element of section 511। There are following essential elements of section 511 of the Indian Penal Code. First, an attempt to commit offence punishable with imprisonment for life or imprisonment. Second, person attempting must do an act towards the commission of the offence as stated above। यानी कि वैसा अपराध जो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडित है उस कार्य को, उस अपराध को करने का उसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है और उस अपराध के करने के क्रम में उसके द्वारा कोई कदम उठाया जाता है। तीसरा, अटेम्प्ट अंडर सेक्शन 511 इज पनिशेबल वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ सच एन अटेम्प्ट अंडर द कोड। यानी कि तीसरा जो है यह बात करता है कि धारा 511 तभी लागू होगी जबकि वैसे अपराध के प्रयत्न के लिए कहीं स्पेसिफिक रूप से प्रोविजन नहीं किया गया है। भारतीय दंड विधान में कहीं स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है किसी धारा में कि यदि वैसे अपराध का प्रयत्न किया जाता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा, तब उस दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू होती है। आइए अब इसे इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि क्या जो है प्रयत्न क्या होता है किसी अपराध के करने का। तो आइए पहला इलस्ट्रेशन भारतीय दंड संहिता की धारा 511 का, जिसमें ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम जेवल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो जेवल्स इन इट। यानी कि क एक चोर है जो एक संदूक यानी कि एक बक्से को तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, यानी कि देयर इज नो जेवल्स इन इट। ही हैज डन एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड देयरफॉर गिल्टी अंडर सेक्शन 511 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। यानी कि उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, उसके द्वारा चोरी करने के क्रम में बक्सा तोड़ा गया है। बक्सा तोड़ने के उपरांत तो उसे पता चलता है कि इसमें कोई आभूषण नहीं है, इसलिए उसे धारा 511 के तहत दंडित किया जाएगा।
आइए अब अगले इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यदि किसी पॉकेट मारने की प्रयत्न के लिए जो है कोई कोशिश कर रहा है, कोई पॉकेट मारने का प्रयत्न कर रहा है, तब क्या उसका यह जो है कार्य धारा 511 की श्रेणी में आएगा कि नहीं, उसे पॉकेट मारने के प्रयत्न के जुर्म में दंडित किया जा सकेगा या नहीं। A makes an attempt to pick the pocket of Jack by thrusting his hand into Jack's pocket. A fails in the attempt in consequence of Jack's having nothing in his pocket. A is guilty under section 511 of the Indian Penal Code. यानी कि क एक चोर है जो यह व्यक्ति यानी कि जिसके पॉकेट से चोरी की जानी है, वह चोर उसके जेब में हाथ डालकर उसके जेब से पर्स चुराने का प्रयत्न करता है, जबकि उस व्यक्ति के जेब में कुछ नहीं था, यानी कि उस व्यक्ति के जेब में पर्स नहीं था। परिणाम स्वरूप क यानी कि चोर अपने प्रयत्न में असफल रहता है, तब भी जो है वह इस धारा के तहत पॉकेट मारने के जुर्म में उसे उसके प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 511। अब आइए केस लॉ की चर्चा करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के ऊपर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ है। तो पहला है क्वीन वर्सेस कॉलिंस का। तो आइए समझते हैं क्वीन वर्सेस कॉलिंस के केस में क्या हुआ था। In this case, accused put the hand in pocket of others for theft, but the pocket was empty. यानी कि इस केस में जो है चोर एक व्यक्ति के पॉकेट में अपना हाथ डालता है, किंतु उसके पॉकेट में कुछ नहीं था, उसकी जेब खाली थी, अतः जो है उसे कुछ मिल नहीं सका। तो यह एक पुराना केस है। In this case, the court held that if the pocket was empty, then no theft can be committed, hence the accused cannot be held guilty. तो प्राचीन समय में माननीय न्यायालय का यह मत था कि चूंकि उस व्यक्ति की जेब खाली थी, उसमें कोई पर्स नहीं था, इसलिए जो है यह चोरी के प्रयत्न के लिए, पॉकेट मारने के प्रयत्न के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। जस्ट इसके बाद एक केस आया आर वर्सेस रिंग का। इस केस में अपने न्यायालय के द्वारा जो क्वीन वर्सेस कॉलिंस में यह कहा गया कि यदि जेब खाली है तो चोरी नहीं की जा सकती है, अतः चोरी के प्रयत्न के लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आर वर्सेस रिंग के केस में कोर्ट के द्वारा अपना व्यू बदल दिया गया और पहले वाले सिद्धांत को ओवररूल्ड करते हुए नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आइए देखते हैं कि आर वर्सेस रिंग में कोर्ट ने क्या मत व्यक्त किया। आर वर्सेस रिंग के केस में, इन दिस केस द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू स्टील द हैंडबैग व्हिच वाज एम्प्टी। यानी कि इसमें एक्यूज्ड के द्वारा चोर व्यक्ति के द्वारा हैंडबैग चुराने का प्रयत्न किया गया, लेकिन यहाँ भी जो है वह बैग खाली था। Here in this case the court overruled the view of R versus Collins। यानी कि R वर्सेस कॉलिंस में जो कोर्ट का व्यू था, यहाँ कोर्ट ने अपने व्यू को ओवररूल्ड कर दिया, उसे जो है मानने से इनकार कर दिया एंड इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल एंड हेल्ड गिल्टी फॉर अटेम्प्ट टू मेक स्टीलिंग अ बैग विच वॉज एम्प्टी। यानी कि इस केस में उस चोर को दंडित किया गया क्योंकि उसके द्वारा चोरी करने के क्रम में प्रयत्न किया गया था, चोरी करने के क्रम में अपराध कारित किया गया था। Both illustration of section 511 of the Indian Penal Code are based on the principle laid down in R versus Ring। और इसी R versus Ring के केस में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था न्यायालय के द्वारा 511 में जो दोनों इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, वह इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। तीसरा केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो आइए समझते हैं कि ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था। In this case, the accused denied food to his wife for several days by keeping her confined in a room with a view to accelerate her death, though she ultimately managed to escape। यानी कि इस केस में ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में एक हस्बैंड के द्वारा अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे खाना पानी तक भी नहीं दिया जा रहा था। किसी तरीके से जो है
महिला अपने आप को उस कमरे से बाहर निकाल पाई। उसके ऊपर जो है उसकी हत्या के प्रयत्न के लिए मुकदमा लाया गया उसके पति के ऊपर। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड came within the mischief if section in section 307 of the Indian Penal Code, though the act was not the last proximate act which would have caused death। यानी कि इस केस में जो है उस हस्बैंड को जिसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था बहुत ज़्यादा दिनों तक और उसे खाना पीना तक भी नहीं दे रहा था, उसको 307 के लिए यानी कि हत्या कारित करने के प्रयत्न के लिए दंडित। और एक सिद्धांत है लोकस पेनिटेंसी का, जहाँ की मतलब इसका होता है कि एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द कमीशन ऑफ क्राइम। यानी कि लोकस पेनिटेंसी का मतलब होता है कि एक्यूज्ड यानी कि अपराधी व्यक्ति के पास ऐसा मौका होता है कि वह अपराध करने से अपने आप को पीछे खींच सके। तो आइए लोकस पेनिटेंसी के सिद्धांत पर आधारित एक केस हम लोग देखते हैं, मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो आइए देखते हैं मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द एक्यूज्ड मलकियत सिंह, अ ट्रक ड्राइवर, he was carrying paddy out of the jurisdiction of the state of Punjab without a license in violation of the Punjab Export Control Order 1959. He was stopped 14 miles away from the Punjab-Delhi border and was prosecuted for an attempt to contravene the said order। यानी कि इस केस में मलकियत सिंह नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने ट्रक में पैडी यानी कि धान को लेके जा रहा था, जो एक वहाँ लॉ बनाया गया था पंजाब में, पंजाब एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 1959 का था, जिसमें यह बताया गया कि बिना लाइसेंस के पैडी यानी कि धान को जो है पंजाब की सीमा से बाहर नहीं लिया जा सकेगा, नहीं ले जाया जा सकेगा। इस केस में ट्रक ड्राइवर को दिल्ली बॉर्डर से 14 मील पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको इस प्रयत्न के लिए इस लॉ के तोड़ने के प्रयत्न के लिए प्रोसिक्यूट किया गया, उस पर मुकदमा लाया गया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ कैरिंग पैडी डिड नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल अटेम्प्ट। यानी कि अभी वह अपने ट्रक में सामान लेकर दिल्ली बॉर्डर से 14 मील अंदर था, यानी कि पंजाब की ही सीमा के अंदर था। अतः कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि हो सकता था कि अभी 14 मील ज़्यादा दूर होता है, वह अपराधी अपने ट्रक को घुमा के फिर से पंजाब में ही अपने ट्रक को रहने देता। आप अभी दिल्ली में जो है वह घुसा नहीं था, दिल्ली के पास भी नहीं पहुंचा था, अतः जो है उसके पास ऐसा ऑप्शन था लोकस पेनिटेंसी का, मतलब एन अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द कमीशन ऑफ क्राइम। यानी कि अपराध करने के प्रयत्न से, अपराध करने से वह अपने आप को पीछे खींच सके, वैसा उसके पास टाइम था, अतः उसे प्रयत्न के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा। दूसरा केस जो है वह है अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो आइए समझते हैं कि अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस एक्यूज्ड अप्लाइड फॉर MA इन पटना यूनिवर्सिटी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। यानी कि इसमें एक्यूज्ड अभयानंद मिश्रा के द्वारा MA प्राइवेट तौर पे MA यानी कि प्राइवेट के तौर पे MA करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया गया। In support of his application, he attached the certain experience certificate purporting to be from the headmaster of the school। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ एक्यूज्ड यानी कि अभयानंद मिश्रा के द्वारा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया था, जो यह दर्शाता था, जो स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यह लिखा था कि वह उस स्कूल में एज ए टीचर काम करते हैं और उनके पास बैचलर डिग्री है। On this base, the permission was granted for admission in MA। और इस तरीके से उसे MA में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा परमिशन दे दिया गया। Later, it was found that he was neither a graduate nor a teacher, and therefore the permission was withdrawn। बाद में यह तथ्य पता चलता है कि
एक्यूज के पास न तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ना ही वह जो है कहीं एज अ टीचर काम करता है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था वह फर्जी था। इस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका एमए का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, अपना परमिशन विड्रॉ कर लिया गया और उसके ऊपर जो है चीटिंग करने के प्रयत्न के लिए मुकदमा लाया गया। तो आइए देखते हैं कि इस केस में कोर्ट के द्वारा क्या किया गया। इन दिस केस द एक्यूज्ड वाज हेल्ड गिल्टी फॉर अटेम्प्टिंग टू चीट, यानी कि इस केस में कोर्ट के द्वारा उसे छल करने के प्रयत्न के लिए दंडित किया गया। अगला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। आइए समझते हैं कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस 3 पर्सन वेयर कन्विक्टेड फॉर अटेम्प्टिंग टू स्मगल सिल्वर आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें सिल्वर के स्मगलिंग के लिए 3 व्यक्तियों को प्रोसिक्यूट किया गया। दे वेयर कॉट ऑन रिसिप्ट ऑफ definite information and were found near a sea coast which was accessible to seafaring vessels, यानी कि मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ लोग सिल्वर के तस्करी करने वाले हैं, सिल्वर के स्मगलिंग करने वाले हैं और वह समुद्र के किनारे हैं। अभी पुलिस मौके पर आती है और सचमुच में वहाँ गाड़ियाँ देखती है, 3 व्यक्तियों को देखती है। जब गाड़ियों की तलाशी ली जाती है तब जो है ट्रक के अंदर वह छिपा के चांदी यानी कि सिल्वर को रखा गया था और बगल में जिस शिप से उसे जाना था वह शिप भी जो है खड़ी थी। ऑन सर्च सिल्वर इनगॉट्स वे फाउंड कॉन्सील्ड इन ट्रक्स, यानी कि सर्च करने के बाद जब पुलिस के द्वारा तलाशी ली गई तब ट्रक के अंदर सिल्वर को छिपा के रखा गया था समुद्र के किनारे। फर्दर द साउंड ऑफ द इंजन ऑफ अ मैकेनाइज्ड वेसल वाज हर्ड फ्रॉम द नियरबाई क्रीक। हेंस इन दिस केस accused were held guilty of attempting to export silver out of India by sea। और इस केस में तीनों एक्यूज्ड को सिल्वर स्मगलिंग के लिए उसके प्रयत्न के लिए दंडित किया गया। तो ये हम लोगों ने आज अध्ययन किया भारतीय दंड संहिता की धारा 511। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।